हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, पीएच के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आप पिछले वीडियोस देख लीजिए कहाँ पे हमने छोड़ा था और किताब खोल लीजिए। नेक्स्ट हमारा 2.3.1 से चलेगा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इससे पहले कि बच्चों अपन यहाँ से पढ़े, आपको मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? यानी कि पौधे हैं और पशु हैं, अगर पीएच कम ज़्यादा होता है तो क्या वो उसमें प्रतिक्रिया दिखाते हैं? बच्चों, हमारा शरीर होता है 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर की रेंज क्या होती है पीएच की? 7 से 7.8। ये सब कहाँ से आती है? उदासीन। 7 आपको मालूम है उदासीन होता है, 7 उदासीन होता है और 7 से 7.8 क्षार की तरफ हमारा शरीर काम करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो बच्चों, अम्लीय वर्षा का पीएच क्या होता है? 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। यानी कि जब अम्लीय वर्षा होगी तो ऊपर से जब अम्ल बरसेगा तो वह पानी कहाँ जाएगा? नदियों में जाएगा। तो नदियों में हमारी मछलियाँ और अन्य जीव रहते हैं, उनके लिए जीवन कठिन हो जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ? शुक्र जो है उसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? जब इतने सारे अम्ल होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर जीवन कैसे संभव हो सकता है? आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्रित करिए एवं क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उसके पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। क्रियाकलाप 2.12। एक परख नली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए और उसमें 5 ml जल मिलाइए। अब इस परख नली की सामग्री को हिलाइए। सामग्रियों को छानिए और परख नली में निस्यंदन एकत्र कीजिए। निस्यंदन मतलब जो छना हुआ पदार्थ होता है वह। सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्यंद के पीएच की जांच कीजिए। अपने क्षेत्र में पौधों के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला? बच्चों, वो मिट्टी होती है उसके बारे में निष्कर्ष निकालना है कि वह अम्लीय है या क्षारीय है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, यह अत्यंत रोचक विषय है कि हमारा उदर यानी बच्चों पेट होता है। तो हमारे जो पेट होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ये क्या है? एक अम्ल है, HCl अम्ल। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अपच यानी जब हमारा खाना नहीं पच रहा आता है तब आपने देखा होगा खट्टी डकारें और गैस बनती है, जिसके कारण उदर में दर्द यानी पेट में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा अम्ल बन जाता है और जलन का अनुभव भी होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, एक एंटासिड की गोली आती है, जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेते हैं। एक सिरप होता है पिंक कलर का, इसको पीते हैं। अब है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत मतलब दांत जब हमारे घिसने लगते हैं उनका इनेमल खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा लें। मुंह के पीएच का मान बच्चों 5.5 से अगर कम हो जाए तो दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। क्षय यानी गलना। दांतों का इनेमल क्या होता है बच्चों? दांतों के ऊपर एक परत होती है जो उसको, दांतों की एक चमक होती है, वो उसको दांतों को बचाए रखती है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है।
जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल क्या है बच्चों? हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान अगर 5.5 से कम होता है तो यह संक्षारित हो जाता है, यानी गल जाता है, और मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया जो होते हैं, जो भोजन खाने के बाद मुंह में अवशिष्ट शर्करा यानी मीठा जो होता है हमारे मुंह में, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया बन जाते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचा जा सकता है, यानी मुंह में अगर बचा हुआ भोजन रह जाता है तो बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। यह बैक्टीरिया क्या करते हैं, दांतों के ऊपर अम्ल उत्पन्न कर देते हैं, जिससे हमारे दांतों की इनेमल परत हट जाती है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को हम रोक सकते हैं। अब है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। बच्चों, क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार के उपयोग से आराम मिलता है। अगर कभी डंक लग जाए आपको तो घर में जो बेकिंग सोडा होता है, खाने का मीठा सोडा होता है, वह डाल लें तो आपको डंक से आराम मिल जाएगा। अब है नेटल। इस नेटल पे बच्चों प्रश्न आता है, नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। नेटल जो एक पौधा होता है जिसके डंक वाले बाल होते हैं, वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं हमारी स्किन पे, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसके नेटल के बारे में बच्चों, ये जो पौधा है इसका चित्र देख लीजिए। नेटल एक शाकीय पादप होता है और ये जंगलों में उगता है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाते हैं तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्त्राव होने के कारण यह दर्द होता है। आपने कभी कभी देखा होगा, अगर नेटल के पेड़ से हम छू जाते हैं तो उसके अगर डंक वाले बाल हमारी स्किन पे चुभ जाते हैं तो बहुत तेज जलन होती है, दर्द होता है, वो मेथेनोइक अम्ल के कारण होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। एक डाक पौधा होता है, वो उसके पास ही उगता है, उसकी पत्ती को अगर रगड़ ले तो नेटल का जो डंक है वो ठीक हो जाता है। ये पौधा, डाक पौधा अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होता है। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? तो सीधी सी बात है, अगर नेटल अम्लीय है तो डाक पौधा जरूर क्षारीय होगा। आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से अगर नेटल पौधा छू जाए तो आपको क्या करना है। क्या करना है, हमें डाक पौधे की पत्ती रगड़नी है। क्या आपको ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हों? अब बच्चों, कुछ प्राकृतिक अम्लों की सारणी है, सारणी 2.3। प्राकृतिक स्रोत, सिरका। सिरका कैसा है? ये सब क्या है, अम्ल। संतरा, इमली, टमाटर, इनमें कौन कौन से अम्ल होते हैं? सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। खट्टा दूध जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू है उसमें सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी का डंक इसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। बच्चों, अब आगे पढ़ेंगे 2.4 लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म और उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। 2.4.1 लवण परिवार। क्रियाकलाप 2.13। नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। इनमें से जिनके भी आपको सूत्र आते हों वो लिख दीजिए। उन अम्ल और क्षार की पहचान करिए जिससे उपरोक्त लवण हम प्राप्त कर सकते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार कहते हैं, जैसे NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार का है। जो NaCl नमक का सूत्र होता है और ये सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम लवण के परिवार के होते हैं। इसी प्रकार NaCl और KCl जो है
ये क्लोराइड लवण के परिवार हैं और इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं। 2.4.2 लवणों का पीएच। तो बच्चों लवणों का पीएच क्या होता है इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और आपको अभी तक का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक बाय बाय बच्चों।